नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बुलडोज़र किस प्रकार की ज़मीन पर बने मकान पर चल सकता है, ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अगर आप गांव में रहते हैं या फिर शहर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं और आपको टेंशन है कि हमारा मकान कहाँ बना हुआ है, सरकारी ज़मीन में बना है या हमारी स्वयं की ज़मीन में बना है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आप एकदम टेंशन मुक्त हो जाएंगे और आपको ये भी जानकारी हो जाएगी कि किस प्रकार की ज़मीन पर बने हुए मकान पर बुलडोज़र चल सकता है और इस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है, क्या क्या इंसानों के अधिकार हैं जिनके घरों पर बुलडोज़र चलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझना है, पूरी बात आप समझ जाएंगे अच्छे से। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है वो लिखा है, किस प्रकार की ज़मीन पर बने घर पर बुलडोज़र चल सकता है। देखिए, अभी हाल के ही दिनों में आपने देखा होगा, खासकर उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र बहुत चर्चा में है। अगर कोई भी क्राइम करता है, जैसे किसी ने मर्डर कर दिया या कहीं पे किसी ने रेप कर दिया, तो कानून बाद में सज़ा देता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार उसके घर पर बुलडोज़र ज़रूर चलवा देती है। लेकिन वो घर अवैध ज़मीन पे बना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके स्वयं की ज़मीन पर बना है और बुलडोज़र चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो बुलडोज़र पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ टिप्पणी किया है, तो इसकी गाइडलाइन क्या है ये भी हम समझते हैं। तो किस प्रकार की ज़मीन पर बुलडोज़र चल सकता है, पहले तो आप ये समझिए। तो आप जान लीजिए कि आपकी स्वयं की ज़मीन पर अगर मकान बना है तो बुलडोज़र नहीं चलेगा। हाँ, अगर आपने बैंक से लोन लिया है, फ्रॉड हो गए हैं या कोई जघन्य अपराध किया है और आप भाग गए हैं, पकड़े नहीं जा रहे हैं, तब आपकी संपत्ति कुर्क हो सकती है, वो दूसरा प्रोसेस है, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ अवैध निर्माण की बात हो रही है। तो जो सरकारी ज़मीन है, ज़मीन कैसी होनी चाहिए? सरकारी। अब समझिए सरकारी ज़मीन में कौन कौन सी ज़मीन आती हैं, पहले आपको ये जानना है। सबसे पहली बात आप जान लीजिए कि तालाब पर बनी हुई ज़मीन, मतलब तालाब की ज़मीन पर मकान बना है अगर, तो वो बहुत ही संवेदनशील मामला है। तो तालाब पर घर अगर बना है तो अवैध निर्माण है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमने पट्टा करवाया था, तो पट्टा घर बनवाने के लिए नहीं होता है। पट्टा होता है उसमें मछली पालन के लिए, व्यवसायीकरण के लिए पट्टा होता है एक निश्चित समय के लिए। अब तो सरकार तालाबों का पट्टा भी निरस्त कर रही है। जिनका पुराना है वो तो चल रहा है, नया पट्टा नहीं हो रहा है। तो पट्टा हो या ना हो, कोई भी मकान नहीं बना सकता। तो तालाब पर, इसके अलावा खेल का मैदान अगर है, खेल का मैदान, इस पर अगर मकान बना है तो भी अवैध है। स्कूल की अगर ज़मीन है, स्कूल की भूमि, इसके अलावा तालाब हो गया, खेल का मैदान हो गया, स्कूल हो गई, इसके अलावा नाली हो सकती है, नाली, नहर। कभी कभी आप देखते हैं गांव में कि पुराने ज़माने में वहाँ नाली थी, लेकिन उसको पाट करके पूरा लोग घर बना लिए होते हैं, लेकिन वो नक्शे में दर्ज होती है, सरकारी कागजात में वो दर्ज है। तो नाली पे मकान बनाया गया है, या फिर सड़क ही थी उसको ख़त्म कर दिया गया है, वहाँ मकान बना लिया गया है, इस तरह से। या फिर SC ST के लिए रिजर्व ज़मीन थी, है ना, उस पर मकान बना लिया गया है। यानी आरक्षित ज़मीन थी किसी विशेष वर्ग के लिए, आरक्षित ज़मीन, उस पर किसी ने मकान बना लिया है। या कब्रिस्तान की ज़मीन थी, शमशान की ज़मीन थी, इस तरह की अगर ज़मीन रही है तो उस पर अगर किसी ने मकान बनाया है तो ये सब क्या होता है? अवैध माना जाता है। अब ऐसे तो कार्रवाई होगी नहीं। कार्रवाई के लिए कोई शिकायत दर्ज करेगा। जैसे अगर तालाब पे किसी का मकान बना है तो कोई शिकायत करेगा। कहाँ शिकायत करेगा? ग्राम पंचायत में। तो ग्राम पंचायत के तो लोग जान ही रहे हैं, तहसील में कर सकता है, DM के यहाँ कर सकता है। तो किस उद्देश्य, किस बेस पे किया जाएगा कंप्लेन? इस बेस पे किया जाएगा कि तालाब को हड़प लिया गया है। तालाब और सड़क और स्कूल, नाली, खेल का मैदान, ये सब सार्वजनिक स्थल होते हैं, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होता। कोई स्पेशल वहाँ कोई काम नहीं कर सकता। सार्वजनिक यानी कि सबके लिए है वो, इसलिए कोई व्यक्तिगत वहाँ पे कोई भी निर्माण नहीं कर सकता, व्यक्तिगत उपयोग के लिए वो नहीं है। तो तालाब का अगर कोई व्यक्तिगत उपयोग कर रहा है तो वो गलत है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मकान बना है तो कंप्लेन हो सकता है। पर्यावरण की क्षति के उद्देश्य से, जैसे तालाबों को पाट करके लोग द्वार बना रहे हैं। कुछ जगह तो इतने तालाब थे लेकिन आज वो एकदम ख़त्म हो गए हैं, आप पता भी नहीं कर पाएंगे कि वहाँ कभी तालाब था, पूरा सूख गया है। सूख ही नहीं गया है, उसको पूरा पाट दिए हैं, लेकिन वो सरकारी कागजात में दर्ज है। तो उसके भी खिलाफ कंप्लेन अगर होती है कि यहाँ कभी तालाब था, पानी भरा रहता था, पूरा पाट करके अवैध कब्जा कर लिया गया है, तो भी ऐसा गलत है।
इसके खिलाफ अगर कंप्लेन होता है तो इस प्रकार की जो ज़मीनों पर मकान बना है वो अवैध है, बुलडोज़र चल सकता है। शहरों में आप जाएंगे तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बुलडोज़र चलवाता है। झुग्गी झोपड़ियों को आपने देखा होगा, फुटपाथ के बगल बनाए रहते हैं, रेलवे की ज़मीन पर बना लिए होते हैं, वहाँ भी सरकारी ज़मीनें हैं। तो इस प्रकार की ज़मीनों पर बुलडोज़र चल सकता है। अब हम देखिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन समझते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। ओल्गा टेलिस वर्सेस मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985, बहुत महत्वपूर्ण मामला है, 1985 में आया था। ओल्गा टेलिस एक समाज सेवी व्यक्ति थे। इन्होंने मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ जो है एक रिट दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। हुआ क्या था, 1985 में वहाँ का नगर निगम जो है झुग्गी झोपड़ियों को हटा रहा था, ये कह करके कि ये अवैध निर्माण है। और वहाँ पे जो लोग गए थे वो बाहर से गए थे, मजदूर थे, है ना, यूपी के, बिहार के, आसाम साइड के, झारखंड के, वहाँ पे गए थे काम करने के लिए। अब उनको वहाँ रहना है, उनका परिवार भी है, तो वो लोग झोपड़ी बना लिए थे सरकारी ज़मीन पर ही। अब उनकी झोपड़ियों को वहाँ के नगर निगम जो है वो तोड़ रहा था, बुलडोज़र की कार्रवाई होने वाली थी। तो ये ओल्गा जो टेलिस थे, ये वहाँ के समाज सेवी थे। इन्होंने इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट चले गए और इन्होंने कहा कि जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत हमको मौलिक अधिकार दिया गया है उसका उल्लंघन हो रहा है। अनुच्छेद 21 दरअसल हमारे जीने का अधिकार है, मतलब जीवन का ही अधिकार है अनुच्छेद 21। और जीवन के ही अधिकार में ये निहित है कि व्यक्ति के रहने का भी अधिकार है। व्यक्ति अगर सुरक्षित जगह रहेगा, घर में ही रहेगा, तभी वो सुरक्षित रह पाएगा, तभी उसका जीवन सुरक्षित है। ऐसे ही जंगल में तो सो नहीं सकता, ऐसी सड़क पे नहीं सो सकता, खुले में नहीं सो सकता। तो जीवन के अधिकार के ही तहत निश्चित है कि उसका मकान भी होना चाहिए। और उन गरीबों का कोई मकान नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, तो अगर वो थोड़ी सी झोपड़ी बना के कहीं सरकारी ज़मीन पर ही लंबे समय से रह रहे हैं तो जीवन का अधिकार तो उनका भी है। तो सरकार की मदद करनी चाहिए और उनकी झोपड़ी तोड़ने से पहले उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। आखिर वो कहाँ जाएंगे। तो इस मतलब उद्देश्य से ये सब बात कह करके रिट दायर की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, मतलब बताया था कि ठीक है आप तोड़िए, लेकिन उनके पुनर्वास की व्यवस्था करिए। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। अगर झुग्गी झोपड़ियों में कोई व्यक्ति रह रहा है, गरीब है, बेसहारा है, बेघर है, या SC ST वर्ग का है, या फिर जनजाति वर्ग से आता है, उसका कोई सहारा नहीं है, तो वो भले ही अवैध निर्माण है उसका पुराने समय से या तत्काल बना है, जब तक उसके पुनर्वास की व्यवस्था न हो जाए, सरकार न कर दे, तब तक उस पर बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इस सरकार को दिशा निर्देश दिया गया है। एक दूसरा मामला है मोहम्मद हारून वर्सेस UOI यानी यूनियन ऑफ इंडिया 2014। ये उत्तर प्रदेश का मामला है, मुजफ्फरनगर का। वहाँ पे दंगा हो गया था, आप जानते हैं, बहुत चर्चित मामला था। तो उस दंगे में क्या है कि कुछ लोग अपना घर द्वार छोड़ करके एक जगह कैंप में रह रहे थे जहाँ सुरक्षित थे, वहाँ प्रशासन की सुविधा थी, तो वहाँ पे लोग कैंप में रह रहे थे और लंबे समय तक रह गए। उनको डर था कि हम घर में जाएंगे तो सुरक्षित नहीं रहेंगे अपने, तो वो कैंप हटाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश की सरकार कैंप हटा रही थी। तो मोहम्मद हारून नाम के एक व्यक्ति थे, ये भी एक समाज सेवी व्यक्ति थे। ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। इन्होंने कहा कि ये जो व्यक्ति रह रहे हैं यहाँ पे, ये जीवन की सुरक्षा के तहत यहाँ रह रहे हैं, इनको खतरा है अपने घर में रहने से, तो इनको यहाँ से क्यों हटाया जा रहा है। तो यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन थी कि उनके सम्मानपूर्वक जीने का उनका अधिकार है, उनकी व्यवस्था की जाए, उसके बाद वहाँ से उनको हटाया जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइन है। अब मुख्य बातें समझते हैं। क्या गाइडलाइन है। अगर व्यक्ति का मकान भले ही सरकारी ज़मीन पे बना है, तो जब उसका मकान गिराया जाएगा तो उसको लिखित सूचना देनी होगी, नोटिस देनी होगी, 7 दिन की, 15 दिन की या 30 दिन की। और उसके बाद वो व्यक्ति कोई कागजात अगर पेश करता है, जैसे उस ज़मीन का उसके पास नक्शा है, NOC है, पट्टे का है, कुछ भी है, तो उसको पूरा समय दिया जाएगा अपना बचाव करने के लिए, अपना कागजात दिखाने के लिए। और उसको ये अधिकार होगा कि जो नोटिस भेजी गई है वो लीगल है कि इलीगल है, इसकी जांच भी वो करा सकता है। जैसे कि वो मोहर देख सकता है कि किस विभाग से नोटिस आई है, RTI लगा कर पूछ सकता है कि यहाँ से नोटिस भेजी गई है कि नहीं भेजी गई है। तो इसलिए समय दिया जाना चाहिए उसको। तो पूरा मतलब उसको क्या करना चाहिए, नोटिस देना चाहिए उसको, नोटिस। इसके अलावा जो नोटिस के बाद समय तो निश्चित ही रहता है, उसके बाद कार्रवाई होगी। और कार्रवाई भी जैसे हाई कोर्ट से आर्डर आया है,
तो हाई कोर्ट से आमतौर पर तभी आर्डर आता है जब विवादित मामला होता है, अन्यथा एसडीएम के यहाँ से या डीएम के यहाँ से नोटिस आ जाती है। तो ये उसकी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। मतलब ऐसे नहीं कि कोई कंप्लेन कर दिया कि फला की व्यक्ति का घर किसी अवैध जगह बना हुआ है तो तुरंत बुलडोज़र लेकर चले आए, गिराने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बाकायदे उसकी वीडियोग्राफी होगी, कौन अधिकारी आर्डर किया है, उसका नाम, सिग्नेचर, मोहर, सब कुछ पूरा डिटेल रहता है और जिसका मामला है उसको पूरा समय दिया जाता है। अब कानूनी प्रक्रिया इसकी क्या है? कानूनी प्रक्रिया की बात हम अभी संक्षिप्त में कर ही चुके कि सबसे पहले नोटिस दिया जाएगा। सबसे पहले नोटिस दिया जाएगा। नोटिस उस संपत्ति पर चिपकाई जाएगी। जैसे मकान है तो या स्कूल है, कुछ भी है तो उस पर चिपकाई जाएगी। सुंदर शब्दों में साफ साफ लिखा होना चाहिए, किस विभाग से आई है उस विभाग का नाम, सिग्नेचर, मोहर सब होनी चाहिए। तो आमतौर पे 7 दिन या 15 दिन या फिर 30 दिन का समय दिया जाता है। अब इसके बाद जब नोटिस मिलता है तो उस व्यक्ति को अधिकार है, अभी जो हम बताए कि उसकी जांच कर सकता है, एक वकील करके जा सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, बचाव पक्ष वो रख सकता है। अगर नहीं वो मतलब उसके कागजात नहीं दुरुस्त हैं और ये जांच में पाया जाता है पूरी तरह से कि हाँ वो अवैध निर्माण है तो फिर मकान तो गिराया ही जाएगा। लेकिन जब मकान गिराया जाएगा तो उसकी वीडियोग्राफी होगी, बाकायदे वीडियोग्राफी, यानी हमेशा के लिए वो रिकॉर्ड रहना चाहिए। अब उस व्यक्ति का क्या अधिकार है? उस व्यक्ति का अधिकार है कि वो आरटीआई लगा के चेक कराए, या फिर अगर उसको लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, जैसे हाई कोर्ट से आर्डर आया है और उसको लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर संविधान से संबंधित मामले हैं, मुद्दे हैं और हाई कोर्ट प्रमाणित करे कि हाँ ये संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट के सुने जाने योग्य है, तभी वो सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का ये विवेकाधिकार है कि वो उसकी याचिका को स्वीकार करे या फिर न स्वीकार करे, है ना। तो आमतौर पे मामला हाई कोर्ट तक ही निपट जाता है। एसडीएम के यहाँ से भी नोटिस आ सकती है, डीएम के यहाँ से भी नोटिस आ सकती है, शहर में रहते हैं तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के यहाँ से नोटिस आ सकती है, ग्राम पंचायत से भी नोटिस आ सकती है। आपको सलाह, आपको मतलब किसको सलाह? देखिए, जो सार्वजनिक चीज़ें हैं, सार्वजनिक चीज़ें सरकार ने रिजर्व की है, जैसे चकबंदी करा करके उसने खेल के मैदान बनाए, स्कूल के लिए मैदान जगह निर्धारित किया, कब्रिस्तान के लिए जगह निर्धारित किया, तालाब के लिए जगह निर्धारित किया है ना, नवीन प्रति अलग से बना दिया है, कुछ विशेष वर्गों के लिए व्यवस्था करी है उसने, तो वहाँ पे अवैध निर्माण नहीं करना चाहिए। आमतौर पे बहुत सारे दबंग लोग ही ऐसा किए थे पुराने समय से ही। जो दबंग होते थे, जो अमीर होते थे, जिनकी चलती थी उस गांव में, उनका बड़ा कब्जा है। आमतौर पे गरीबों का बहुत कम कब्जा है। अगर सर्वे किया जाए प्रैक्टिकल में तो जो गरीब SC ST या और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका ऐसी ज़मीनों पर कब्जा कम है उनका भी, लेकिन कम है। लेकिन जो दबंग हैं, खासकर बड़े वर्ग के लोग, उनका ज़्यादा है हर गांव में। तो उनको ये चाहिए कि जो संपत्ति सार्वजनिक है, सार्वजनिक उपयोग के लिए निकाली गई है, उसको छोड़ा जाए, बचाया जाए, क्योंकि सार्वजनिक उपयोग के लिए है। और अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि अगर SC ST वर्ग का कोई व्यक्ति है, जनजाति वर्ग से आता है, मतलब बहुत ही दबा कुचला, शोषित, गरीब, बेसहारा, बेघर, भूमिहीन, ऐसा अगर कोई व्यक्ति है तो उसके मकान को गिराने से पहले उसके पुनर्वास की व्यवस्था करनी ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कर्तव्य निर्धारित किया है राज्य सरकार के लिए, जो ऐसा करवाएगा। लेकिन अगर किसी दबंग का मकान बना है, वो अमीर है, उसकी ज़मीन है अन्य जगह, उसके घर है अन्य जगह, तो उसके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। आखिर चकबंदी किस लिए हुई थी या होगी आने वाले समय में भी? जिसके पास बहुत ज़्यादा खेत है उसके थोड़े से हिस्से को लेकर के सार्वजनिक उपयोग के लिए रखा जाएगा, या जो भूमिहीन हैं उनको दिया जाएगा, यही तो होगा। तो इसलिए, और भविष्य में जो तालाब हैं, जान लीजिए तालाब ज़रूर खाली होंगे, हर हाल में खाली होंगे। अन्य ज़मीनों पे गौर बाद में होगी, लेकिन तालाब ज़रूर, क्योंकि जो जल स्तर है, जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है। और उसका रीज़न ये है कि जो बरसात का पानी है वो नहरों से बह करके नदी से होते हुए समुद्र में चला जाता है, रुकता नहीं है, उसका रुकने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर गांव में
4 ठो 5 ठो तालाब हैं जगह जगह, तो उस तालाब में जो बरसात का पानी रुकेगा तो वो फिर नीचे जाएगा ज़मीन में, वाटर लेवल ठीक ठाक बना रहेगा, मेंटेन रहेगा। फिर कोई बोर करके पानी निकालना चाहेगा आराम से निकल जाएगा, या कुआं किया है तो कुएं में भी ऊपरी स्तर तक पानी रहेगा। लेकिन जब तालाब ही नहीं रहेंगे तो पानी टिकेगा ही नहीं, तो नीचे जाएगा कैसे? तो एक तो फ़ायदा ये है तालाब से कि जल स्तर मेंटेन रहता है, ज़्यादा नीचे नहीं जाने पाता। दूसरा, अगर खेत भी सींचना हुआ या सार्वजनिक उपयोग के लिए वो जल उपयोग करना है तो उसका भी काम हो जाता है, यानी खेत की भी सिंचाई भी हो जाती है अगर नहर नहीं आई या बरसात नहीं हुई या बोरवेल ख़राब हो गया तो वो मल्टीपर्पज़ है तालाब। इसके अलावा मछली पालन उसमें होगा, गांव की मवेशियाँ जाएंगी उसमें, है ना, पानी पिएंगी, और बच्चे जाएंगे, अगर अच्छा तालाब है, साफ़ सुथरा है, सौंदर्यीकरण हुआ है तो बच्चे उसमें नहाएंगे भी, कपड़ा भी साफ़ करते हैं, है ना, त्यौहार मनाते हैं लोग। तो तालाब तो बहुत ही हमारे पर्यावरण के लिए उपयोगी हैं। तो तालाब पर अगर किसी का मकान बना है तो आने वाले समय में खाली ज़रूर होगा, और खाली कराने की बड़ी आसान प्रक्रिया है। उस गांव के किसी व्यक्ति को उसके खिलाफ़ कंप्लेन करना होगा। एसडीएम के यहाँ कर सकते हैं या डीएम के यहाँ कर सकते हैं, शहर में हैं तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में कर सकते हैं, सीधे सिविल कोर्ट जा सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ़ ज़्यादती होती है, उसकी मकान उसके स्वयं की निजी ज़मीन में है, तो वो व्यक्ति इसके खिलाफ़ कार्रवाई करा सकता है। अगर जबरन कोई अधिकारी आर्डर कर दिया है या जबरन उसका मकान गिराया जा रहा है तो ये गलत है, और उसका भी अधिकार है रहने का, घर का, जीवन का, सब कुछ अधिकार है। तो उसके लिए सारी व्यवस्था की गई है, उसको जागरूक रहना पड़ेगा, सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा, आरटीआई के बारे में उसको जानना होगा, समझना होगा, पीआईएल के बारे में उसको जानना होगा, समझना होगा, यानी उसको जागरूक रहना होगा, उसको कानूनी नॉलेज रखनी होगी, ताकि वो जा कर के सिविल कोर्ट में स्टे ले सके। और बड़े आराम से स्टे मिल भी जाता है। स्टे का मतलब जो आर्डर आया है उसको लंबे समय तक खींच देना, यानी तत्काल में मकान नहीं गिराया जाएगा, स्टे हो जाएगा। अगर किसी दूसरे के भी ज़मीन में स्वयं व्यक्ति मकान बना लिया, यानी मकान ज़मीन दूसरे की है, घर वहाँ किसी दूसरे का बन गया है, तो ऐसी भी हाल में बुलडोज़र उस पर चल सकता है, मकान गिराया जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।